प्रिय विद्यार्थियों, जनजातीय कल्याण कार्य की श्रृंखला में आज हम सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों पर विचार विमर्श करेंगे। अंग्रेज़ों के समय से ही भारत सरकार जनजातियों के सुधार के लिए प्रयत्नशील रही है। ब्रिटिश सरकार ने उनके लिए आधुनिक चिकित्सा की सुविधाएं जुटाईं, जिससे उनकी मृत्यु दर में कमी हुई। अंग्रेज़ों ने उनके अमानवीय रीति रिवाजों पर भी प्रतिबंध लगाया। ब्रिटिश सरकार की नीति तुष्टीकरण की नीति थी। ब्रिटिश सरकार जनजातियों के उत्थान की अपेक्षा उन पर नियंत्रण में अधिक रुचि रखती थी। अतः जनजातियों को उनकी नीति से लाभ की अपेक्षा हानियां ही अधिक हुई हैं। अंग्रेज सरकार की नीति नकारात्मक थी। वे तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे जब तक कोई संकट बढ़ नहीं जाता। आइए देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्थाएं जनजातियों के लिए की गई हैं। What are the constitutional provisions done by the for the scheduled castes? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वाधीन भारत के संविधान में जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, मान्यता एवं धर्म की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का आश्वासन देता है। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो नागरिकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि धर्म, वर्ग, लिंग, जाति, प्रजाति एवं जन्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं बरता जाएगा। इससे जनजातियों के प्रति अब तक बरते गए भेदभाव की समाप्ति होती है। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिनमें कहा गया है कि राज्य कमज़ोर वर्ग के लोगों, विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा भी प्रदान करेगा। संविधान में जनजातियों के लिए दो प्रकार की व्यवस्था की गई है, संरक्षी एवं विकासी। संरक्षी का अर्थ है प्रोटेक्टिव और विकासी का अर्थ है प्रोमोटिव प्रोविजंस। संरक्षी प्रावधानों का उद्देश्य जनजाति हितों की सुरक्षा करना है और विकासी प्रावधानों का उद्देश्य उन्हें प्रगति के अवसर प्रदान करना है। इन दोनों प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख करने वाले संविधान के अंश इस प्रकार से हैं। पहला, 12वें भाग के 275 अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय सरकार राज्यों को जनजातीय कल्याण एवं उनके उचित प्रशासन के लिए विशेष धनराशि देगी। दूसरा, 15वें भाग के 325 अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी को भी धर्म, प्रजाति, जाति एवं लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। 16वें भाग के 330 व 332वें अनुच्छेद में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं। 335वां अनुच्छेद आश्वासन देता है कि सरकार नौकरियों में इनके लिए स्थान सुरक्षित रखेगी। 338वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। यह अधिकारी प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। छठा, 5वीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद की नियुक्ति की व्यवस्था है, जिसमें अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 3/4 सदस्य राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जनजातियों के होंगे। 7वां, अनुच्छेद 324 एवं 244 में राज्यपालों की जनजातियों के संदर्भ में विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। 8वां, संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जो मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा आदि के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष सुविधा देने से संबंधित हैं। इन लोगों के लिए नौकरियों में प्रार्थना पत्र देने एवं आयु सीमा में छूट दी गई है। शिक्षण संस्थाओं में भी इन्हें शुल्क से मुक्त किया गया है एवं कुछ स्थान इनके लिए सुरक्षित रखे गए हैं। तो ये थे संवैधानिक व्यवस्थाएं। इसके आगे हम देखते हैं कि प्रशासन में प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या की गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स क्या हैं।
आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ क्षेत्र अनुच्छेद 244 और संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित किए गए हैं। इन राज्यों के राज्यपाल प्रतिवर्ष अनुसूचित क्षेत्रों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। असम, मेघालय और मिजोरम का प्रशासन संविधान की 6ठी अनुसूची के उपबंधों या प्रोविजंस के आधार पर किया जाता है। इस अनुसूची के अनुसार उन्हें स्वायत्तशासी या ऑटोनॉमस जिलों में बांटा गया है। इस प्रकार से 8 जिले हैं। असम के उत्तरी कछार पहाड़ी जिले तथा मिकिर पहाड़ी जिले, मेघालय के संयुक्त खासी जयंतिया, जोवाई और गारो पहाड़ी जिले तथा मिजोरम के चकमा, लाखेर और पावी जिले। प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 से अधिक सदस्य नहीं थे। इनमें 4 मनोनीत हो सकते हैं और शेष का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। इस परिषद को कुछ प्रशासनिक, वैधानिक और न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अब हमने 2 प्रकार की व्यवस्थाएं देख ली हैं जो कि सरकारी प्रयत्न हैं। 2 प्रकार के, संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। अब आइए हम देखते हैं कल्याणकारी एवं सलाहकार संस्थाएं, वेलफेयर एंड एडवाइजरी एजेंसीज। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का यह दायित्व है कि वह अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाए और उन्हें क्रियान्वित करें। जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय के लिए ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। यह जनजातियों द्वारा उत्पादित माल का उचित मूल्य दिलवाने में मदद करती है। संसदीय समितियां। भारत सरकार के 1968, 1971 तथा 1973 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को संविधान में प्रदत्त सुरक्षा एवं उनके कल्याण की जांच के लिए 3 संसदीय समितियां भी नियुक्त की गईं। वर्तमान में संसद की 24 स्थायी समितियां हैं। इन 24 स्थायी समितियों में से 16 लोकसभा की तथा 8 राज्यसभा की हैं। राज्यों में कल्याण विभाग। राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की देखरेख एवं कल्याण के लिए पृथक विभागों की स्थापना की गई है। प्रत्येक राज्य का अपना विशिष्ट प्रशासन का तरीका है। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अलग मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। कुछ राज्यों में केंद्र की भांति संसदीय समितियों के समान विधानमंडलीय समितियां बनाई गई हैं। अब सरकारी प्रयासों में एक और है जिसको हम देखेंगे, विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर्स। संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के द्वारा लोकसभा तथा राज्यों के विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित किए गए हैं। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए की थी, जो बढ़ाकर अब 25 जनवरी 2010 तक कर दी गई है। संसदीय अधिनियम के द्वारा उन केंद्र शासित क्षेत्रों में जहां विधानसभाएं हैं, इस प्रकार का आरक्षण किया गया है। वर्तमान में लोकसभा में 41 और विधानसभाओं में 530 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित किए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के साथ ही इन लोगों के लिए ग्राम पंचायतों एवं अन्य स्थानीय निकायों में भी स्थान सुरक्षित किए गए हैं। और इसी श्रृंखला में एक और जो कड़ी है जो सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों में आती है, वह है राजकीय सेवाओं में आरक्षण, रिजर्वेशंस इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिताओं द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों या अन्य प्रकार से की जाने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों के 7.5% स्थान सुरक्षित किए गए हैं। ग्रुप सी और डी के पदों के लिए जिनमें स्थानीय और प्रांतीय आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं, प्रत्येक प्रांत और केंद्र शासित प्रदेश अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में ही स्थान सुरक्षित रखता है। ग्रुप बी, सी और डी में होने वाली विभागीय परीक्षाओं के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों तथा ग्रुप बी, सी, डी और ए में पदोन्नति में अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% स्थान सुरक्षित किए गए हैं, यदि उनमें 66% से अधिक सीधी भर्ती न की जाती हो। ग्रुप ए, जिनमें 2,250 रुपये या इससे कम वेतन वाले पदों पर की जाने वाली पदोन्नतियों में भी स्थान सुरक्षित किए गए हैं। 1 जनवरी 2001 तक केंद्रीय सरकार की सेवाओं में 2,24,477 अर्थात 6.17% अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति विभिन्न सेवाओं में सेवारत थे।
जनजातियों के लोगों को नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने के लिए कई प्रकार की छूट दी गई है, जैसे आयु सीमा में छूट, उपयुक्तता के मानदंड में छूट, चयन संबंधी अनुपयुक्तता में छूट, अनुभव संबंधी योग्यता में छूट तथा ग्रुप ए के अनुसंधान, वैज्ञानिक तथा तकनीकी संबंधी स्तरों में छूट। तो ये थे सरकारी प्रयास। अगली वीडियो में हम कल्याण योजनाएं या वेलफेयर स्कीम्स पर चर्चा करेंगे।